नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज का पाठ है प्रयोजन मूलक हिंदी। 7वां पत्र में यह एक स्वतंत्र पाठ ही है और 1999 से यूजीसी ने स्नातक प्रतिष्ठा से लेकर के स्नातकोत्तर तक के लिए इसको एक पत्र के रूप में अनिवार्यता सम्मिलित कर लिया है। उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि प्रयोजन मूलक शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हो, कहाँ से हो, इसका अर्थ क्या है और इसमें अब आगे की प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ क्या है, इसका उद्भव कब और कैसे हुआ और किस रूप में इसका विकास हो रहा है और प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएं क्या है और प्रयोजन मूलक हिंदी के कितने क्षेत्र हैं। तो 7 से लेकर के 15 तक के क्षेत्रों की जो बात होती है और उसमें मुख्य रूप से कार्यालयीय हिंदी, पारिभाषिक शब्दावली, अनुवाद, जनसंचार और कंप्यूटर में हिंदी के अनुप्रयोग के विषय में हम लोग जानेंगे और उसके बाद इस प्रयोजन मूलक हिंदी की क्या सीमाएं हैं, यानी क्या उसमें प्लस है क्या माइनस है, इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। पाठ बहुत लंबा होगा क्योंकि पूरा का पूरा एक पत्र है 100 अंकों का और इस पर मैं 180 पृष्ठ की एक किताब लिखे हुए सबको संक्षेप में, और वैसे भी आग्रह हो रहा है कि छोटे छोटे, तो सबको आपके समक्ष संक्षेप में रखूंगा और एक चूंकि बनाऊंगा एक ही बार में, एक बार दो बार में बना दूंगा, मगर उसे छोटे छोटे करके दूंगा। तो इस पर मेरे कुछ छात्रों का कमेंट आया कि सर एक ही शर्ट पर सब हो जा रहा है, एक ही शर्ट पर पूरा का पूरा जो है वीडियो सब जो है आप देते जा रहे हैं। तो इस संदर्भ में अरे 15-15 मिनट पर मैं जा करके अपना शर्ट बदलते रहूं, कोई बिजनेस थोड़े कर रहा हूं, ये तो पढ़ा रहा हूं, इसी में आनंद आ रहा है, तुम सबों का काम हो रहा है। तो खैर अब आ जाए हम लोग पाठ पर। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि फंक्शनल या जिसको हिंदी में प्रयोजन मूलक कहते हैं, यद्यपि इसके बहुत सारे नाम आए हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी, कार्यालयीय हिंदी, प्रायोजनिक हिंदी, प्रयोजनीय हिंदी, व्यवहारिक हिंदी, आजीविका मूलक हिंदी, ऐसे नाम आए हैं जिस पर आगे हम लोग विचार करेंगे। तो इसमें जो है प्रयोजन शब्द के बारे में हम लोग थोड़ा जाने कि यह शब्द आया कहाँ से और कैसे। तो प्रयोजन अंग्रेजी के फंक्शन का अर्थ है और 19वीं शताब्दी में एक आंदोलन चला जिसको फंक्शनलिज्म कहा गया। इसके पीछे का इतिहास है कि यूरोप में इंग्लैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, ये तीनों देश अपने आसपास के देशों के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे और उसमें विशेष करके इन तीनों देशों ने इटली और जर्मनी को टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया। संयोग से
1850 ईस्वी के आसपास इटली में काबूल और मेजनी, वही मेजनी यंग इटली वाला, तो मेजनी का उदय होता है और जर्मनी में बिस्मार्क का। ये कट्टर देशभक्त साबित हुए और इन लोगों ने इटली और जर्मनी का एकीकरण करने के लिए युद्ध नीति और कूटनीति दोनों का सहारा लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अनेक लड़ाइयां हुई। उन लड़ाइयों में जन और धन की पर्याप्त क्षति ही नहीं हुई, क्योंकि उस समय के युद्ध में विजेता सेना जहां जिस राज्य पर या देश पर या जिस क्षेत्र पर आक्रमण करती थी उसके भौतिक ढांचे को भी तहस नहस कर देती थी। पेड़ जंगलों को जला दिया जाता था, उजाड़ दिया, घरों को उजाड़ दिया जाता था या ढहा दिया जाता था। इस भयंकर क्षति के बाद अंततः ऑस्ट्रिया और फ्रांस झुक गए। इटली और जर्मनी का एकीकरण हो गया, मगर अब आ गया पुनः जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या किया जाए। सब कुछ नया नया ही लिया जाए या जो विध्वंस के रूप में जो मलबा बचा हुआ है उसका भी उपयोग किया जाए। तो एक वास्तुशास्त्री हुआ विलियम मॉरिस, उसने एक सिद्धांत दिया फंक्शनलिज्म का और उसमें कहा कि कोई भी वस्तु पूरी तरह त्याज्य नहीं है, वह मलबा ही क्यों नहीं हो, उसका भी पुनर्प्रयोग किया जा सकता है। और जो मलबे थे उसके जो है पुनर्प्रयोग को उसने आरंभ करवाया और यह आंदोलन इतना चर्चित हुआ और उपयोगी हुआ कि 1900 ईस्वी में पेरिस में जो पेरिस इंटरनेशनल जो एक्सपोजिशन हुआ उसमें विलियम मॉरिस को अपने सिद्धांत की व्याख्या करने का अवसर मिला और उस सिद्धांत को मान्यता दी गई। यद्यपि वह मान्यता सैद्धांतिक ही थी कि कुछ ही वर्षों के बाद प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। उस प्रथम विश्व युद्ध में भी भयंकर क्षति हुई और सिर्फ क्षति ही नहीं हुई, प्रयाण के समय यानी कि सैनिकों के दूसरे देश में जाने के जाते समय, लौटते समय या वहाँ पर जो है खाद्यान्न आपूर्ति या शस्त्र आपूर्ति सुनिश्चित करने के समय अनेक परेशानियों से जूझना पड़ा था। तो 1925 में यह फंक्शनलिज्म आंदोलन या फंक्शनलिज्म का सिद्धांत
ज्ञान विज्ञान के या व्यक्ति के जीवन को सुव्यवस्थित बनाने वाले सभी विषयों में लागू किया गया और वहीं से आ गया फंक्शनल मैथ, फंक्शनल फिजिक्स, फंक्शनल बायोलॉजी, फंक्शनल हिस्ट्री, फंक्शनल आर्कोलॉजी, फंक्शनल सोशियोलॉजी। वैसे ही भाषाओं के लिए भी आ गया फंक्शनल लैंग्वेज और उसी फंक्शनल लैंग्वेज से जब अपना देश आजाद हुआ तो चूंकि 1000 वर्षों तक भारत का शासन विदेशियों के द्वारा किया गया था और उन विदेशियों ने अपनी भाषा में यहाँ के लोगों को शासित किया। गुलाम वंश के शासक आए, गोरी, कुतुबुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह, तो उन लोगों ने शासकीय राजकाज की भाषा तुर्की, अरबी और फारसी रखी। जब अंग्रेज आए तो राजकाज की भाषा अंग्रेजी रखी। तो आजाद हुआ देश, तो अब इतने बड़े मुल्क को एक भाषाई स्तर पर एकीकृत रखने के लिए उसमें एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए और कहीं शब्दों की वजह से अर्थों में घाल मेल करके अर्थ का अनर्थ न कर दिया जाए, इसलिए हिंदी के प्रयोजन, चूंकि राजभाषा तो हिंदी घोषित हो गई, तो उसके लिए प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता महसूस हुई। तो यहीं से प्रयोजन मूलक हिंदी शब्द आया है। अब इसके अनेक नाम आए, उन नामों पर चर्चा करने के पहले हिंदी में भी प्रयोजन मूलक क्या है इसको समझा देना पसंद करता। तो ये तो हो गया कि फंक्शन से फंक्शनल हुआ और फंक्शनल से फंक्शनलिज्म आया। फंक्शन नाउन या वर्ब के रूप में प्रयोग में आता है, उसके बाद फंक्शनल कर दिया गया तो वह एडजेक्टिव बन गया, यानी कि कार्य की विशेषता बताने लगा और वह एक जो है थॉट बन करके एक आंदोलन का रूप अख्तियार किया तो फंक्शनलिज्म हो गया। तो वैसे ही उसका हिंदी प्रयोजन मूलक। अब प्रयोजन मूलकता क्या है तो इसको हम लोग जान लें सरल भाषा में और अपना उदाहरण। हम सभी महात्मा गांधी से परिचित हैं कि वे एक ही धोती रखते थे, उसी धोती को पहनते थे और उसी धोती से गमछा का भी काम लेते थे। और जब वह धोती फट जाती थी तो उसको जो है 2 भाग में बांट करके उससे गमछा का भी काम लेते थे, बिछाने का काम लेते थे। और वह भी फट जाता था तो उससे रुमाल बना लेते थे। अगर वो सब जो है चिथड़ा हो जाता था तो अपनी जो बकरी रखे थे उसके लिए ओढ़ना बना देते थे। और वह भी जब चिथड़ा हो जाता था तो धूम धान करके चरखा और ततली से फिर से उसका पुनर्प्रयोग कर लेते थे। तो यही फंक्शनलिज्म है या यही प्रयोजन मूलकता है। जैसे कि हम लोग अपने घर में भी, हमारे सबके घर में काज प्रयोजन होता है। काज प्रयोजन यानी कि कोई जो है
वैसा जो है अवसर आता है जिसमें पास पड़ोस के इष्ट मित्रों को जो है बुला करके कोई जो है खास मकसद से कुछ कार्य करते हैं। जैसे शादी विवाह का फंक्शन होता है, जिसको देहाती भाषा में परोजन, काज परोजन कहते हैं कि काज परोजन का घर है। रिंग सिरोमनी का, जन्म संस्कार का, जन्मदिन का फंक्शन मनाते हैं, मैरिज डे का फंक्शन मनाते हैं, 25वीं 50वीं वर्षगांठ मनाते हैं शादी की, श्राद्धों का जो है फंक्शन जो है करते हैं। तो फंक्शन का मतलब कि लोगों को इकट्ठा करना और एक विचार बिंदु पर सबको जो है केंद्रित रह करके उस कार्य को सफलता पूर्वक अंजाम तक पहुंचाना ही प्रयोजन मूलकता है। तो वैसे ही अब यह फंक्शनलिज्म या फंक्शनल हिंदी शब्द आया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत में फंक्शनलिज्म या प्रयोजन मूलकता का